Hello everyone and welcome to X Physics. This is going to be my first video on YouTube and ये जो चैनल मैंने बनाया है जिसका नाम है X Physics, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि X मतलब एक्सप्लोरिंग और फिजिक्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए इसका नाम रखा है मैंने X Physics। ये जो चैनल होगा असल में 11th, 12th, 9th, 10th के बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा और उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि IIT, JEE और मेडिकल की। मैं चाहूँगा कि मैं आपको फिजिक्स को बड़े प्रैक्टिकल और बड़े फंडामेंटल बेसिक से आपको समझाऊं ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं वो क्लियर हो सके। सो माय नेम इज़ लवकुश मिश्रा एंड आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT धनबाद। तो लेट्स बिगिन। तो जो हम स्टार्ट करेंगे, हम बेसिकली 12th से स्टार्ट करेंगे और 12th में जो चैप्टर लेंगे दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर की आप इंपॉर्टेंस ऐसे समझ सकते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप IIT की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम का पोर्शन और नंबर ऑफ क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा होते हैं और साथ में जो ईजीनेस होती है, कंफर्टनेस होती है बच्चों की इस चैप्टर को लेकर, वो भी कम होती है। एक बच्चा जिसके कंसेप्ट इस चैप्टर के काफ़ी क्लियर हैं, बेसिक बहुत अच्छे क्लियर हैं, तो वो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन लगा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर मैग्नेटिज्म में जाएंगे और इस लेक्चर में, पर्टिकुलरली इस लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 1, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जनरली क्या होता है कि जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो जो हमारा चार्ज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम 10 मिनट में या 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये ऐसा एक टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो बेसिक्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के वो आते हैं। तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें हम जो कवर करेंगे वो पहले कवर करेंगे भाई व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाट इज एप्लीकेशन क्या है इसकी, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल क्या है, और लास्ट में पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ बताना चाहूँगा इस चैप्टर के बारे में कि भाई आप इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं या हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे आसपास में क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो अगर आप देखें जो आपके प्लेन्स होते हैं या जो कार आप में जाते हो जिसमें आप, या आपके घर में अगर टीवी हो, DVD हो, VCR हो, रेडियो हो, मोबाइल फ़ोन हो, इन सब में इसका यूज़ है। आपकी घर की हाउस होल्डिंग जो होती है, हाउस लाइटिंग जो होती है, उसमें भी इसका यूज़ है। या अगर हम नेचुरल फिनोमेना में बात करें तो रेनबोज होते हैं, आपके एरोरास फॉर्मेशन होते हैं, नेचुरल लाइटिंग जो होती है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक्स पे डिपेंड करती है। जिसमें स्पेशली जो रेनबो एंड एरोरास फॉर्मेशन होते हैं उसको हम स्पेशली इस चैप्टर के लास्ट में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ब्यूटीफुल फिनोमेना होते हैं दोनों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई और क्या इसकी एप्लीकेशन है, तो इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि आपका पूरा जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं इसी पे चलती है। आपके बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक देख के पढ़ पा रहे हो, या एक्स फिजिक्स पढ़ पा रहे हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो लिखा हुआ है ये पढ़ पा रहे हो। मैं पेन पकड़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसका ही रीज़न है कि मेरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। मैं सोच पा रहा हूँ क्यों, क्योंकि मेरे अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। मेरा दिल धड़क रहा है क्यों, क्योंकि मेरे अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। कहने का मतलब हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ स्टूडेंट में ये होने के बावजूद भी कई लोग सोच नहीं पाते क्योंकि वो उनका अलग केस होता है। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब बेसिक जब शब्द आता है तो जो बेसिक शब्द आता है वो होता है एटम से। हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्केल पर। तो एक जो एटम होता है असल में अगर हम देखें तो एक प्रोटॉन होता है उसके पास और होता है एक इलेक्ट्रॉन। ये होता है हमारे पास प्रोटॉन दैट इज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। अगर हम इस एटम को की साइज देखें तो जो न्यूक्लियस की साइज होती है दैट इज रफली 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, और एक जो एटम की साइज होती है दैट इज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, रफली इतना होता है। अब एक एटम में, एक न्यूक्लियस में अपने पास, न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं प्रोटॉन जिससे प्लस चार्ज होता है, और एक न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। रफली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दोनों बराबर हम मान के लेके चलते हैं। उनकी जो वैल्यू होती है दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 1.7 × 10⁻⁻27 kg। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 1/1
1830 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इसलिए जो हम मास ऑफ जब एटम कंसीडर करते हैं तो हम उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट ये है कि अगर मेरे पास 6 बिलियन एटम्स हैं, मैंने 6 बिलियन इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड की जो रफली पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन पे आती है, तो उतने ही मेरे पास एटम्स हैं। उन एटम्स को अगर मैं लाइन बाय लगाऊंगा एडजेसेंट, तो मान लीजिए एक एटम ये है, इसी तरह दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, और उसको लगाता गया चला गया, 6 बिलियन एटम मैंने लगा दिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये कितना डिस्टेंस बनेगा, तो आप अगर इंची टेप से उसको नापेंगे कि कितना डिस्टेंस बना, तो आप पाएंगे कि ये रफली 60 सेंटीमीटर के बराबर बना। तो आप सोच सकते हो मैंने 6 बिलियन एटम को एक के बाद एक लगा दिया और सिर्फ मुझे 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मिली। इससे प्रूफ होता है कि भाई एटम कितना छोटा होता है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 600 BC में, आज से करीबन 2500 साल पहले, जब पहली बार ये पता चला कि जो एम्बर होता है that can attract when rubbed, that can attract the dry leaves of pieces. ड्राई लीफ के पीसेस को वो अट्रैक्ट कर सकता है जब उसको रब करते हैं। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश नहीं की या लोग नहीं दे पाए होंगे। फिर 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बोला कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनको मैं बताता हूँ। तो उन्होंने बोला वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, एक वो इलेक्ट्रिसिटी है जब हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं, और एक दूसरी जो कि वो होती है जब किसी हम रबर को कैटस्पर से रब करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो एम्बर मैंने पहले बोला था, असल में जो एम्बर का ग्रीक शब्द है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रॉन वहीं से नाम आया है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि भाई हमारे पास 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी है। जब हम एक ग्लास रॉड को रब करते हैं, ग्लास रॉड, और एक तरफ हमारे पास है रबर। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी है। अब उस समय जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको 18th सेंचुरी में जब इसको बोला, तो उस समय इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा कोई शब्द उनके पास था नहीं। तो उन्होंने बोला कि इसको डिफाइन कैसे करें, 2 इलेक्ट्रिसिटी है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक शब्द दिया दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लूइड, या फिर बोले फायर। तो उन्होंने बोला कि भाई जिन सब्सटेंसों के पास ये इलेक्ट्रिक फ्लूइड एक्सिस में होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या चला जाता है, फायर एक्सिस में होती है, तो वो बन जाते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जिनसे ये निकल जाता है या जिनके पास डिफिशियंसी होती है इस फायर की, वो बनते हैं तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज। सिंपल। उन्होंने ये देखा जब ये ग्लास रॉड और रबर को हम मान लेते हैं, ग्लास रॉड को मान लेते हैं 1 और रबर रॉड को मान लेते हैं 2। उन्होंने ये भी देखा कि जब हम 1 और 1 को एक पास लाते हैं तो इनमें होता है रिपल्सन, और जब 1 और 2 को पास में लाते हैं तो क्या होता है इनमें अट्रैक्शन, और 2 और 2 को पास में लाते हैं तो होता है फिर से रिपल्सन। तो वहाँ से इनको सोच में आया कि कहीं ना कहीं इन दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन्होंने वहाँ से डिफाइन किया कि भाई मान लो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है फायर या इलेक्ट्रिक फ्लूइड। इसमें फायर थी तुम्हारे पास ज़्यादा इसलिए पॉजिटिव बन गया, और इसके पास थी फायर कम इसलिए नेगेटिव बन गया। लेकिन ये जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं 50% श्योर थे वो। अब मुझे तो नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता कि पॉजिटिव ही क्यों इसके पास कमी नहीं है, क्यों इसके पास फायर की कमी नहीं है, इसके पास भी तो फायर ज़्यादा हो सकता है, तो उन्हें कैसे पता। तो उन्होंने 50% लगाया था, लेकिन चूंकि वो सही हो गया तो आज हम पढ़ते हैं। साथ में उन्होंने एक बात और नोटिस की कि भाई अगर मैं चार्जेस या फायर जो हम बोलते हैं, जिन्होंने बोला फायर या इलेक्ट्रिक फ्लूइड, उसका अमाउंट बढ़ा दूं, तो मोर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड या फायर स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी। उन्होंने साथ में यह भी बोला कि अगर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लूइड इज लेस, सब्सटेंस के बीच में, चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगी तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो उन्हें ये 2 बात भी साथ में बोली। एक और उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया कि वो सब्सटेंस जो इस इलेक्ट्रिक फ्लूइड या फायर को अपने अंदर से पास कर देते हैं उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स, और जो इसे पास नहीं कर पाते, रेजिस्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन इंडक्टर्स। ये अब देखते हैं व्हाट इज चार्ज। इससे पहले मैंने एक गलती कर दी थी। असल में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था, उन्होंने ये बोला था कि जो सब्सटेंस वो फायर को अलाउ नहीं करते अपने अंदर से जाने के लिए,
उन्हें हम असल में इंसुलेटर बोलते हैं। वो मैंने गलती से इंडक्टर बोल दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो अब देखते हैं कि भाई चार्ज असल में है क्या। इतना हमने पढ़ लिया, देख लिया, तो चार्ज असल में क्या है। तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज नथिंग बट इट इज अ इंट्रेंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कभी भी ये मार्कर बना, कभी भी कोई भी पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आया, तो उसमें एक ऑटोमेटिकली नेचुरली एक चीज आती है जिसे कहते हैं हम लोग चार्ज। और यकीन मानिए चार्ज इतना ज़्यादा होता है, इतना वास्ट होता है कि आप बिलीव नहीं करोगे। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि अगर ये चार्ज इतना ज़्यादा है तो मेरे को शॉक क्यों नहीं लग रहा है? भाई शॉक लगना चाहिए अगर इतना ज़्यादा चार्ज है तो इसका जवाब ऐसे है कि भाई चार्ज भी दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो नंबर ऑफ प्लस इसमें और नंबर ऑफ माइनस चार्ज दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ये होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल पे हमें शॉक नहीं लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस हमने इसको चार्ज दे दिया तो हो सकता है मुझे शॉक लगे। अब सवाल ये चार्ज दें तो दे कैसे? तो चार्ज देने के हमारे पास हैं दो तरीके। तो चार्ज, हाउ टू गिव चार्ज, हाउ टू गिव क्यू, चार्ज जनरेट या चार्ज देने के तरीके क्या क्या हैं हमारे पास। तो असल में हम लोग दो तरीकों को पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन से और एक हम पढ़ेंगे इंडक्शन से। फ्रिक्शन से हम लोग पहले पढ़ते हैं। फ्रिक्शन से हम लोग कैसे चार्ज जनरेट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि होता क्या है, जैसे आप लोग कभी बार पार्टी में जाते हैं, लड़कियां जनरली सज धज के पार्टी में जाती हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं, अच्छी ड्रेस पहन के चली जाती हैं। तो अगर उनको पार्टी में कोई नोटिस नहीं करता है तो किसी कोने में जाकर खड़ी हो जाती हैं और फिर अपने कपड़ों पे रब करने लग जाती हैं नाखूनों को। और अगर मान लीजिए बाई चांस वहाँ पर पीसेस ऑफ पेपर पड़े हुए हैं, तो अगर वो पीसेस ऑफ पेपर्स के पास अपनी उंगलियों को ले जाती हैं तो एक अट्रैक्शन पीस ऑफ पेपर में आता है और वो पीस ऑफ पेपर हाथों में चिपकने लग जाते हैं। सवाल है क्यों चिपके? तो इसका आंसर ऐसे है कि जब हमने रफ करना चालू किया तो हमारे बॉडी और हाथों के बीच में एक चार्ज ट्रांसफर हुआ और उस चार्ज ट्रांसफर की वजह से हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस हुई। या फिर कई बार हम लोग गर्मियों के सीजन जब कंघी करते हैं, कॉम करना स्टार्ट करते हैं कॉम से, तो हम देखते हैं कि जब हम कॉम कर रहे होते हैं तो एक स्पार्किंग से आवाज़ आती है। आप लोग कई बार एक आवाज़ आती है, और जब हम कॉम करने के बाद आप पीस ऑफ पेपर के उसके पास कॉम को ले जाइएगा अपने कंघी को, तो आप देखेंगे कि जो पीस ऑफ पेपर है उसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे बॉडी से कॉम में क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हो गया बिकॉज ऑफ रबिंग या फ्रिक्शन की वजह से। और अच्छे से इसको समझने के लिए ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। आप इसको ऐसे समझिए कि जब गर्मियों का मौसम होता है, ड्राई सीजन होता है, तब आप अगर आप नायलून या पॉलिस्टर की टी शर्ट या शर्ट पहने हुए हैं तो आप उसे उतारिएगा। जब आप उसे उतारेंगे तो यू विल फील, और आप देखोगे कि एक आपको फील आएगी, क्रिंजी नॉइस आपको आएगी। वो क्रिंजी नॉइस असल में होता क्या है, जो नॉइस जो आती है स्पार्क की, वो असल में आपकी बॉडी और आपके क्लोथ के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर हो रहा होता है। इसको और अच्छे से देखने के लिए आप एक बंद कमरे में जाइए, अपनी लाइट बंद कीजिए और मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए। फिर क्या कीजिए, अपने टी शर्ट को उतारिए और आप उस समय ना केवल उस साउंड को सुन पाएंगे, आप उस क्रिंजी नॉइस और छोटे छोटे स्पार्क को देख भी पाएंगे। ये समझिए। तीसरा आप ये समझिए कि कई बार आप पार्टीज़ में जाते हो, आपने देखे होंगे बैलून लगे होते हैं। आपके घर में बर्थडे अगर होता है तो बैलून लगाने का और तरीका होता है। होता क्या है कि हम कई बार बैलून रब करके दीवार पर लगाते चिपक जाते हैं। कैसे चिपक गए भाई? तो जब हम बैलून को रब कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी के बीच में क्या हो जाए, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और जब हम लोग उसको लगाते हैं तो वो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे चिपक जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई वो तो समझ में आ रहा है कि चलो मैंने जब बालों से कॉम किया तो जो मेरी और कॉम के बीच में चार्ज ट्रांसफर हो गया, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जब मैं उस चार्ज कॉम को पार्टिकल्स के पास ले गया जो कि पीसेस ऑफ पेपर थे, पीस ऑफ पेपर में तो कोई चार्ज नहीं था बिकॉज वो तो न्यूट्रल थे। तो भाई एक चार्ज बॉडी ने न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कैसे कर लिया? क्या सच में वो न्यूट्रल बॉडी थी? तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टिंग बैलून है। कंडक्टिंग बैलून आप ऐसे समझिए कि एक नॉर्मल जो हम बैलून लेते हैं वो रबर बैलून का होता है। कंडक्टिंग बैलून इस तरह के होते हैं कि उसमें कंडक्टिंग ऊपर से मटेरियल चढ़ा होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टिंग बैलून है, इस तरह से कुछ आपको देखें कंडक्टिंग बैलून, ये बैलून है कंडक्टिंग। मैंने क्या किया, मेरे पास ग्लास रॉड थी, मैंने उसको सिल्क से रब किया। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड हो जाती है पॉजिटिव
और सिल्क रॉक हो जाती है नेगेटिव, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप चार्ज को क्रिएट कर रहे हो तो उसका अपोजिट चार्ज हमेशा क्रिएट होगा। तो अगर ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आया है तो ले दे के सिल्क रॉड में उतना ही नेगेटिव चार्ज आना ही पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं रबर रॉड को कैचपर से रब करता हूं तो रबर रॉड पे आता है नेगेटिव चार्ज और कैचपर पे उतना ही आता है पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसके पास क्या लेके गया, इसको मैं दूसरे मार्कर बनाता हूँ। यहां से मैंने क्या कर दिया, ये लेके गया मैं ग्लास रॉड जो कि थी पॉजिटिव चार्ज। कंडक्टर की खास बात होती है, कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो एटम से बाउंड नहीं होते हैं, जिनमें जो इजिली फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर से उधर। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या प्लस चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे तो क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहां पर आ जाएंगे आपके पास नेगेटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा क्या कहा था कि शॉर्टर द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल उतनी ज्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, तो अगर नेट देखें तो चलेगी किसकी, इन दोनों की। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, ठीक है। लेकिन जो मैंने पीसेस लिए पेपर के वो तो इंसुलेटर है, वो तो नॉन कंडक्टर है, कंडक्टिंग तो करते नहीं है वो। तो उनके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो ग्लास रॉड उसे कैसे अटैक कर सकती है, या जो कॉम है उसने पीसेस ऑफ पेपर को कैसे अटैक कर लिया। तो इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि भाई मान लीजिए अब की बार आपके पास पार्टी बलून है जो नॉर्मल रबर का बलून होता है, तो वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और आप फिर से इसके पास क्या लेके चले गए, अपनी प्यारी ग्लास रॉड को। तो मैं ग्लास रॉड को लेके चला गया, ग्लास रॉड पे अगेन प्लस चार्ज है, मैंने उसको रब कर लिया था। अब मैं क्या बोलता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि इसको एटॉमिक लेवल पे देखिए। एटॉमिक लेवल पे आपको क्या दिखेगा, एक प्लस चार्ज दिखेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन दिखेंगे जिसके हम घूम रहे होंगे, ठीक है। जब आप इसको नहीं ले गए थे इसके पास तो इस तरह से सिनेरियो था कि घूम रहा था उसके पास, और अगर किसी पोजीशन पे मान लो कि 1 सेकंड रुकता है किसी पोजीशन पे वो, तो हर पोजीशन पे बराबर रुकेगा क्योंकि एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उस इलेक्ट्रॉन के पास। लेकिन इसको ले जाने के बाद क्या हुआ, ये वो खींच ही रहा है साथ में, अब ये भी खींच रहा है ना। तो अगर अब क्या होगा कि वो इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर एरिया में वो ज्यादा समय बिताएगा, मतलब ज्यादा टाइम कहाँ रहेगा, इधर, क्योंकि यहाँ से इसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही है। तो इधर क्या कम समय बिताएगा। तो अगर इधर ज्यादा समय बिताएगा तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ जनरेट हो गया। यहाँ वो क्या करेगा, ज्यादा समय बिताना स्टार्ट कर देगा, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक अल्टीमेटली हम ऐसा बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहाँ उसी तरह पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखोगे कि असल में ये जो एटम है ये सब फ्लैटेंड हो गया थोड़ा सा, और इसके भी चूंकि फिर से बेंजामिन फ्रैंकलिन रूल, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा और इसके बाद चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही रीजन होता है कि भाई इंसुलेटर होने के बावजूद पीसेस ऑफ पेपर एक चार्ज कॉम से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरफ ज्यादा समय बिताएंगे एज कम्पेयर टू इस तरफ, तो एक चार्ज का सेपरेशन हमें मिल जाता है, इसकी वजह से हमारे पास अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकता हूं, आप देखिए इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास इस तरह से कोई कन्फिग्रेशन है, प्लस 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 प्लस, इस तरह से प्लस है, और मेरे पास इसी तरह से नेगेटिव भी है, तो ये सब न्यूट्रल है। अब मैं क्या करके गया, मैंने फिर से अपनी ग्लास रॉड के पास लेके गया, ग्लास रॉड ले ली मैंने, ग्लास रॉड में प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज को देखते ही यहाँ जंप मारेंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ये वाला, सिमिलरली ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा। ये वाले प्लस चार्ज अकेला फील करेंगे तो ये बगल वाले को याद करेंगे, तो बगल वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये वाले इधर आएंगे, ये वाले इधर आएंगे, ये वाले इधर आएंगे। फिर ये अकेला महसूस करेगा तो ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा, ये इधर आएंगे, ये इधर आएंगे और ये इधर आएंगे। ये वाला अलोन फील करेगा तो ये वाली भी इसको बुला लेगा। ये पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं है इसके पास, तो ये अकेला रह जाएगा। तो इधर आपके पास क्या जनरेट हो गया, असल में पॉजिटिव चार्ज, और इधर देखिए आपके पास क्या जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज, और बीच में क्या है आपके पास, न्यूट्रल। तो आप देख सकते हो असल में ये फिनोमेना हो रहा है। इसको समझाने का दूसरा तरीका, इंसुलेटर की एक मैं खास बात आपको बताता हूँ। कंडक्टर इंसुलेटर में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि कंडक्टर में चार्ज देना जितना आसान होता है ना, चार्ज निकालना भी उतना ही आसान होता है। और इंसुलेटर में चार्ज देना जितना कठिन होता है ना,
उतना ही चार्ज से निकालना भी कठिन होता है। आप 2 बैलून लीजिएगा, एक कंडक्टिंग बैलून ले लीजिएगा और एक नॉर्मल रबर का बैलून लीजिएगा, दोनों को रब करिएगा, चार्ज जिसमें आप ज़्यादा आसानी दे पाएंगे वो है कंडक्टिंग बैलून। इंसुलेटर में आपको काफ़ी रब करना पड़ेगा जब जाके आप चार्ज ट्रांसफर कर पाओगे। दोनों को जाके दीवार पे चिपका दीजिएगा, देखिएगा कौन पहले गिरता है, तो आपको पता चलेगा कंडक्टिंग बैलून कुछ समय बाद गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो अपना चार्ज है बहुत जल्दी लूज कर देगा अर्थ को, और जबकि इंसुलेटर इतनी जल्दी चार्ज लूज नहीं करता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यार ग्लास रॉड पॉजिटिव है और रबर रॉड नेगेटिव है, तो ये किसने कहा भाई ग्लास रॉड पॉजिटिव और रबर रॉड नेगेटिव है, किसने देखा ये? तो इस सवाल का जवाब ऐसे देते हैं, भाई जब कोई इंसान ग्लास रॉड से पूछने गया भाई तुम पॉजिटिव क्यों, तो उसने जवाब ऐसे दिया कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं करते हैं। उसने बोला मैं उन सब्सटेंस में उससे हूँ जिन्हें इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है। जब मुझे इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है तो इसलिए मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ। और रबर ने बोला कि मुझे इलेक्ट्रॉन पसंद है इसलिए मेरे पास क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये नेचर ऑफ सब्सटेंस से डिपेंड करता है कि कौन पॉजिटिव बन रहा है कौन नेगेटिव बन रहा है। अगर हमारे पास रबर नेगेटिव बन रही है, इसका मतलब जो उसका रबिंग करने वाला सब्सटेंस है कैट्स पर, वो पॉजिटिव बनेगा ही बनेगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था हमारे पास किसका, फ्रिक्शन का। अब हम देखते हैं भाई इंडक्शन से कैसे हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं। तो थ्रू इंडक्शन, इंडक्शन से जनरेट करने के तरीके देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 2 कंडक्टिंग स्फीयर थी, 2 कंडक्टिंग स्फीयर थी, एक ये थी, मैं दोनों को साइड बाय साइड बिल्कुल जोड़ते हुए टच करते हुए रख दिया, और दोनों के स्टैंड जो मैंने बनाया वो बनाया इंसुलेटर का। तो ये क्या था मेरे पास, इंसुलेटर और इंसुलेटर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने अपनी फिर से ग्लास रॉड को इसके पास ले गया मैं इसके पास, क्या था इसके पास, प्लस चार्ज था। कंडक्टर के मैंने पहले बता चुका हूं कि उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर उनके पास होंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहाँ भागेंगे, इसके इस तरफ भागेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो प्लस चार्ज होंगे वो से दूर भागेंगे। तो क्या अब स्टूडेंट को डाउट ये होता है कि प्लस चार्ज इधर आएगा कि इधर आएगा, कहाँ आएगा प्लस चार्ज। तो कंडक्टर को आप ऐसे समझिए कि एक खाली डब्बे की तरह है ना, खाली डब्बे की तरह है। एक पॉइंट से अगर किसी ने चांटा मार दिया, भागते भागते वहां से भागा, तो रुकेगा तभी जब वो दूसरे कोने पे पहुंच जाएगा। एक कोने से स्टार्ट होगा तो दूसरे कोने पे जाके रुकेगा, बीच में नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको भगाएगा ये इधर से, तो इधर से भगाएगा तो इधर कहाँ पहुंचेगा, सीधा ये दूसरे कोने पे। अब इससे जाना, इसको जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इस रॉड को इसके पास रखते हुए इन दोनों को अलग कर दूंगा। तो क्या बनेगा मेरे पास, एक ये वाली है मेरे पास और एक इधर है मेरे पास। तो ये हो गया मेरे पास क्या है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव। लेकिन ये मैं रॉड अभी भी इसके पास ही रखूंगा। सवाल ये है कि रॉड को मैंने इसके पास ही क्यों रखा, भाई इसको हटा के मैं चार्ज को अलग अलग कर सकता था। तो अगर मैंने इसको हटा के चार्ज को अलग अलग किया तो ये तुरंत के तुरंत इसी समय पे अगर मैं जस्ट इसको हटाया ना, तुरंत न्यूट्रल हो जाएंगे, प्लस माइनस वापस मिल जाएंगे। इसलिए मुझको इसको रखना पड़ेगा और तब जाके इनको दोनों को मैं अलग करूंगा, ठीक है। बस अब इसको हटा लीजिए आप। जब इसको आप हटाओगे तो आपको कुछ ये इस तरह दिखेगा, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा दूसरी बॉल पे पॉजिटिव चार्ज। अब आपको मैं कंडक्टर जब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कंडक्टर की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर पे कोई भी अगर चार्ज आप देते हो ना तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिवाइड होता है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अगर कोई फोर्स नहीं है तो वो चार्ज जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ से हमने ये फोर्स हटा दी, जब मैंने फोर्स हटाई तो देखिए आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। एक समझदार बच्चे ने बोला कि सर मेरे पास तो मान ली 2 स्फीयर नहीं है, मेरे पास तो एक ही स्फीयर है, तब अब मेरे को आप चार्ज जनरेट करके दिखाओ। तो समझदार टीचर ने बोला हाँ कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। मान लीजिए अब मैं क्या करूँगा, उसी कंडक्टिंग स्फीयर को मैं अर्थ पर रख दूंगा, ये अर्थ है मेरी, इस पर मैंने इसको रख दिया। फिर से मैं क्या करूँगा, वही अपनी रॉड को वापस लाऊंगा, ग्लास रॉड को इसके पास। जैसे ही मैं इसके ग्लास रॉड के पास आऊँगा, ये क्या करेगा, अर्थ जो है इसमें दबा के चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अर्थ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अब क्या कीजिए, इसको रखे रहिए और इसको अलग कर लीजिए। इसको अलग करोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे अर्थ है तुम्हारे पास और ये है नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये तुम्हारे पास रॉड है।
अब फिर से क्या करिए, रॉड को हटा लीजिए। रॉड को हटाने के बाद अगेन आपको वही ऊपर वाले सिचुएशन दिख जाएंगे, जैसे रॉड हटाओगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमने बना लिया, नेगेटिव चार्ज सब अलग से जनरेट कर लिया। तो हम 2 स्पीड से भी कर सकते हैं और 1 स्पीड से भी कर सकते हैं। अब आप समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यहां तक हमने जो समझा, उसमें हमने ये समझा कि भाई हम चार्ज होता क्या है, चार्ज को जनरेट कैसे करते हैं, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं समझा कि इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन होती क्या है, क्या इसका यूज है, एप्लीकेशंस क्या है, राइट। तो इसकी एप्लीकेशन आप ये समझिए, जनरली क्या होता है, लोग ये समझते हैं कि यार इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, 2 चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं तो रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। जब इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक आपको बताता हूँ, आजकल चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे, पेंटिंग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। या आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो चिमनीज होती है, इसमें फ्लाई एश निकलती है, उसमें कई ऐसे आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, पॉल्यूटिंग होते हैं। तो उनको कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं। चार्ज इस तरह से प्लेटिंग करते हैं कि जो भी, अगर मान लीजिए नेगेटिव फ्लैश एस निकल रही है तो पॉजिटिव लगाएंगे, उससे आके चिपक जाएंगे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होता है आपकी फोटो कॉपिंग में। आप जेरोक्स के पास जाते हो, उससे जेरोक्स निकलवा लेते हो। कैसे निकलवा लेते हो, जब इसका अंदर का मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो होता क्या है, जब आप फोटो कॉपिंग कराने जाते हो, तो जो बड़ी सी मशीन उसके पास होती है, उसमें क्या होते हैं, कैरियर बीड्स होते हैं। कैरियर बीड्स का शेप कुछ इस तरह से होता है। ये कैरियर बीड्स होते हैं। जो कैरियर बीड्स होते हैं असल में वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और जो तुम्हारे पास एक होते हैं टोनर होता है इसमें ब्लैक पाउडर, और वो जो ब्लैक पाउडर होता है इस पर क्या होता है, चिपका हुआ होता है ऐसे। और ये जो होता है ये होता है नेगेटिवली चार्ज। तो आपको पता है प्लस है, ये माइनस है, तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये चिपक जाएगा इस पर, ठीक है। असल में ये बिल्कुल कोरोना वायरस की शेप की तरह होता है, एम्बेडेड, जिस तरह से उसके स्पाइक्स होते हैं बिल्कुल इसके भी इसी स्पाइक्स होते हैं, बहुत छोटा होता है ये। अब क्या होता है, जैसे ये तुम्हारे पास ड्रमर के पास पहुंचता है, रोलिंग ड्रम के पास, तो ये जो बीट्स, ये तुम्हारे पास टोनर है, ये टोनर क्या हो जाते हैं, वो रोलिंग ड्रम पे चिपक जाते हैं आके, ठीक है। ये हमारे पास जो टोनर है असल में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो हम पेज भेजते हैं जिसमें हमें जेरोक्स, जिसमें फोटो स्टेट करानी है, उस पेज को हम बनाते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे अपना नाम एल लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा पेज है, इसको मैं बनाऊंगा पॉजिटिवली चार्ज। और किस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से, ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। अब जब ये ड्रमर के पास जाता है तो ये जो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास टोनर है, इस पर आगे चिपकने लग जाता है, ठीक है। तो जब चिपकेगा तो ब्लैक कर देगा से, तो हमें वो शेप दिखने लग जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें टेम्परेरी फोर्स है, काफ़ी वीक होती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हीट फ्यूज कराते हैं, हीटिंग करते हैं। हीटिंग से क्या होता है, परमानेंट हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार हमारा क्या है, प्रिंटर खराब हो जाता है, तो जब हम प्रिंटर को उस पेज को खींचते हैं वहाँ से, तो जब हम खींचने के बाद उसको देखिएगा, आप रब करके देखिएगा, तो जो उसकी इंक है वो निकलने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि वो चिपक तो चुका है लेकिन उसमें हीटिंग अभी तक नहीं हुई है, और हीटिंग नहीं हुई तो परमानेंट नहीं चिपका हुआ है, इसलिए हम उसको निकाल सकते हैं उस समय। आप जेरोक्स से जब निकालते हो तो वो पेपर गरम लगता है, रीज़न उसका यही होता है कि उस समय हीटिंग करते हैं उसमें, ताकि परमानेंट चिपक जाए उसमें। अब आगे हम बढ़ते हैं कूलाम्स लॉ पे। कूलाम लॉ को बताने से पहले मैं आपको एक और डिवाइस के बारे में बताना चाहूँगा कि जो कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज हमें बताता है। अब चार्ज की आंखें तो होती नहीं है, तो या चार्ज दिखता तो हमें है नहीं कि हम चार्ज को देख के बता दें भाई ये यहाँ चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो कैसे पता चले कि भाई कहाँ चार्ज है। और इस चार्ज की प्रेजेंस बताने के लिए असल में हम लोग इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का। तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप एक बहुत सिंपल सा डिवाइस होता है, कुछ नहीं होता है। इसमें एक कंडक्टिंग बॉल लगी होती है ऊपर से, यहाँ एक रॉड होती है जिससे कनेक्ट होती है, और यहाँ पर बिल्कुल 2 पतली सी थिन स्ट्रिप्स लगी होती हैं। अब ये स्ट्रिप्स आप एल्यूमिनियम की बना सकते हो, ज़्यादा अमीर हैं तो लोग गोल्ड की बना लेते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, बिल्कुल जिनका नेग्लिजिबल मास होता है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से मैं कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लाया, मुझे जानना है कि इसमें चार्ज है या नहीं, तो मैं इसके पास लाया। मान लीजिए इसमें कोई चार्ज है, अभी के लिए मान लिया भाई पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं इससे टच करूंगा तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और चूंकि ये पूरा कंडक्टर है तो कंडक्टर खाली होता है, इस तरह समझ सकते हैं आप लोग। तो ये चार्ज भागते भागते होकर नीचे पहुंचेगा तो इधर आ जाएगा चार्ज, सिमिलरली इधर भी आएगा चार्ज।
तो अगर आपको इनके बीच में रिपल्सन दिखा तो आप पता चल जाएगा भाई इसमें कोई चार्ज है, ठीक है। और अगर मान लीजिए रिपल्सन नहीं दिखा तो सिंपल सी बात कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं हम लोग प्रेजेंस ऑफ चार्ज देखने के लिए। अब कई होशियार बच्चे होते हैं जो इस वाली स्ट्रिप को हटा देते हैं और फिर बोलते हैं क्या ये इलेक्ट्रोस्कोप वर्क करेगा, क्या हमें प्रेजेंस ऑफ चार्ज पता चलेगी? तो आंसर है हाँ। कि देखिए क्यों, क्योंकि ये पूरा कंडक्टर है तो यहाँ भी प्लस चार्ज आएंगे, यहाँ प्लस चार्ज आएंगे, यहाँ भी प्लस चार्ज आएंगे, और ये फ्री टू मूव है तो रिपल्सन की वजह से ये ऊपर भागेगा कहीं और, तो ऊपर अगर भागा इसका मूवमेंट हो, इसका मतलब इसमें चार्ज है। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, अगर दो स्टेप लें तब भी हम प्रेजेंस ऑफ चार्ज बता सकते हैं, इवन एक स्टेप से भी हम प्रेजेंस ऑफ चार्ज बता सकते हैं। अब मूव करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो आप यकीन मानिए आपका इस चैप्टर का एक छोटा सा बट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है वो देखते हैं हम पहले। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि भाई अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए एक चार्ज है मेरे पास Q1 और एक चार्ज है मेरे पास Q2, और अभी के लिए मान लेते हैं दोनों जो हैं सेम साइन के, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस आपने ले ली r, ठीक है। एक मैं यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, ठीक है। निकालते कैसे हैं, तो ये मान लीजिए मुझे r यूनिट वेक्टर निकालना है, r टोपी बोलते हैं इसे, दैट इज इक्वल्स टू r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, ये मेरा यूनिट वेक्टर होता है। तो मैंने क्या करा, एक यूनिट वेक्टर ले लिया इस डायरेक्शन में और उसको बोल दिया r21, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर ले लिया। आगे इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा क्यों। अब क्या होगा कि इसकी वजह से पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में, इसको मैंने बोल दिया F(2) बिकॉज ऑफ 1, ठीक है। तो कूलम्ब ने क्या देखा कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मतलब जितना ज़्यादा चार्जेस का चार्ज अमाउंट होगा ये फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। उन्होंने ये भी देखा कि ये जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बोले तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब अगर आप डिस्टेंस को तिगुना कर दो तो फोर्स जो है वो 1/9 टाइम्स घट जाएगा। दोनों को मिलाते हैं तो जो फोर्स आया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हमें हटाना है। इसको हटाने के लिए अपन क्या बोलेंगे, एक कांस्टेंट लगा दें, इसकी वैल्यू है k। इस k को अपन बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁹। इसको लोग कई बार ऐसे भी लिखते हैं 1/4πε0, ये ε0, ठीक है, 1/4πε0। इसकी यूनिट निकालते हैं k की यूनिट। तो k की यूनिट आप कैसे निकालोगे, दैट इज वेरी सिंपल। ये क्या है हमारे पास, न्यूटन है, ये क्या है हमारे इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है, और ये क्या है चार्ज का स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो यूनिट आ गई हमारे पास k की, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। अब इसको हम पूरा लिखते हैं तो ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा कि फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन r² इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस फॉर्मूले को देख के आपको इस बात समझ में आ गई होगी कि ये जो फॉर्मूला है साइन सेंसिटिव है। मतलब अभी क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो ओवरऑल प्लस आएगा, ओवरऑल प्लस आएगा तो ये पूरा प्लस रहेगा। इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो असल में इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, तो दोनों डायरेक्शन में है। अब मान लीजिए कि मैं एक को नेगेटिव कर देता हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, इसको मैं नेगेटिव कर दिया, तो ओवरऑल ये पूरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ r21 कैप। तो असल में क्या हो गया, फोर्स की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो इसकी डायरेक्शन अगर ये है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या लगने लगेगी अब, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक और चार्ज है जो कि है मेरे पास Q3, ठीक है, और ये जो चार्ज है ये है नेगेटिव। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी इस डायरेक्शन में। इसको अपन बोल देते हैं F(2) बिकॉज ऑफ 3 की वजह से। तो आपसे बोला जाता है इस पर नेट फोर्स बताओ, तो इस पर दो फोर्स लग रही है, एक इधर लग रही है और एक इस डायरेक्शन लग रही है।
नेट फोर्स निकालने के लिए हम इस पे लगाते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलेगा कि इस पे लगने वाली नेट फोर्स, फोर्स ऑन 2 दैट इज नेट फोर्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 बिकॉज ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 बिकॉज ऑफ 3। इन दोनों को सम कर देंगे वेक्टरली, आंसर आ जाएगा। करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, एक्स एक्सेस मान लेते हैं, वाई एक्सेस मान लेते हैं, इसके वेक्टर कंपोनेंट लेते हैं एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, इसके एक्स के डायरेक्शन वाई के डायरेक्शन कंपोनेंट लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जनरली हमें क्या लगता है, जनरली हमारा होता है क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है असल में ग्रेविटेशनल चैप्टर से बहुत मैच करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। बस फर्क इतना होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन आपको एक बात बता के जानकर हैरानी होगी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज वेरी 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 हायर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन P+ और दूसरा मैंने P+ बोल दिया। इनके बीच की डिस्टेंस मान ली मैंने d। मैंने बोला कि चूंकि प्रोटॉन का मास होता है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगी और चूंकि प्रोटॉन पर चार्ज है तो इन पे क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी लगेगा। तो दोनों को लिख लेते हैं। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K की वैल्यू मैंने आपको पता ही है 9 × 10⁹। चार्ज आपको पता ही है, दोनों पे सेम चार्ज होगा, दैट इज 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर को हम डी बोल लेंगे क्योंकि हमने डिस्टेंस डी ली रखी है यहाँ पर। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स निकाली इसकी, तो F ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स दैट इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिखते हैं। G की वैल्यू आपको पता होगी दैट इज 1.67 × 10⁻11। मैंने शुरू में आपको मास ऑफ प्रोटॉन बताया था दैट इज 1.7 × 10⁻27 kg का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। जब इन दोनों को डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा, मैंने सॉल्व कर रखा है तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ। तो ये रिजल्ट जो आता है F इलेक्ट्रिक अपॉन F ग्रेविटेशन दैट इज इक्वल टू 10⁻36। अब आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेविटेशन फील्ड की 36 के ऑर्डर में ज़्यादा है और 10⁻36। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर न्यूक्लियस के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स इतनी कम है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी ज़्यादा है तो न्यूक्लियस तोड़ के प्रोटॉन भाग क्यों जाते हैं। न्यूक्लियस तोड़ के प्रोटॉन को भाग जाना चाहिए क्योंकि भाई फोर्स ही इतनी ज़्यादा है, एक्सीलरेशन इतना ज़्यादा मिलेगा इन लोगों को। तो उसका रीज़न मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मॉडर्न फिजिक्स अगर आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि भाई होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स, और कुछ कंसेप्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी का जिसकी वजह से ये ऐसा स्टेबल रहता है। तो आज हमने जो देखा उसमें हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज को काफ़ी ब्रीफ में पढ़ा। उसमें हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया, हम लोग ने एक चार्ज को कैसे क्रिएट करें, बाय फ्रिक्शन बाय इंडक्शन देख लिया, चार्ज की डेफिनेशन देख ली और सबसे बड़ी बात इसकी हमने एप्लीकेशन देख ली। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तो लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जाने से पहले मेरे आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, मैं चाहता हूँ आप इनको सोचें और समझें और अगर आंसर मिल जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक चार्ज पार्टिकल को कैसे पता चलता है कि उसके आसपास दूसरा चार्ज पार्टिकल है। भाई उसकी आंखें तो होती नहीं है देख के बता दे कि वहाँ दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो कैसे पता चलता है। और एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगा सकता है। अगर मुझसे पूछो तो भाई अगर मैं किसी पे फोर्स लगाऊँ कैसे लगाऊंगा, खींचूंगा या अपने हाथों से या धक्का मारूंगा, लेकिन उसके तो कोई हाथ होते नहीं है तो कैसे फोर्स लगाता है। तो इन 2 बात पे याद रखिए, इस पर गौर करिएगा, इसको सोचिएगा कि क्या हो सकता है इसका रीज़न कि भाई वो एक उसको प्रेजेंस कैसे महसूस कर सकता है और फोर्स कैसे लगाता है। इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अगले लेक्चर में दूंगा। तब तक के लिए आप इस पर सोचिए, इस पर ध्यान दीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।